जहाँ कलम चलती है वहाँ तलवार हारती है, जहाँ मोहब्बत पलती है वहाँ नफरत हारती है। आतंक चाहे जितनी दीवार खड़ी कर ले, अंत में हर बार इंसानियत ही जीतती है। वेलकम टू आवर 5th क्लास फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, वेयर वी आर डिस्कसिंग टॉपिक ऑन नेक्सस बिटवीन terrorism and organized crime. To explore more on this topic, I want to invite the director sir of our institute, Mr. Sameer Pandey sir. थैंक यू सुगम सर, तो ये जो हमारी क्लास है आपकी, ये सेकंड क्लास है आपकी ऑन टेररिज्म। इससे पहली वाली जो क्लास थी आपकी टेररिज्म, उसमें हमने आपके टेररिज्म की डेफिनेशन प्लस उसमें टाइप्स ऑफ टेररिज्म और जो चैलेंजेस है, मेजर चैलेंजेस जो आपके टेररिज्म से रिलेटेड है, वो सारी चीजें देखी। आज हमारा जो मेजर जो टॉपिक है हमारा, वो है आपका कि टेररिज्म के अंदर क्या चीजें हैं आपके। फॉर एग्जाम्पल आपका व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टेररिज्म, न्यू टेररिज्म, फिर कहीं ना कहीं आपका जो क्लासिक टेररिज्म की बात करें, मॉडर्न टेररिज्म, पोस्ट मॉडर्न टेररिज्म, उसके बीच में हमें डिफरेंशिएशन देखना है। देन व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आपका टेररिज्म, की अभी भी आपका टेररिज्म जैसी चीजें आपके एग्जिस्ट करती है, तो वो सारी चीजें आज हमारे को अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक हम यहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपका डिफरेंस है आपका कहीं ना कहीं ओल्ड टेररिज्म एंड न्यू टेररिज्म में, जिसमें कहीं ना कहीं आपका टारगेट्स के बीच में डिफरेंस है, नेचर ऑफ वायलेंस के बीच में डिफरेंस है, गोल्स आपके अलग अलग है, प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं चेंज देखने को मिलता है बिटवीन ओल्ड टेररिज्म एंड न्यू टेररिज्म, ऑपरेशंस कहीं ना कहीं आपके अलग अलग लेवल्स के हैं, रिलीजन आपके टेररिस्ट ग्रुप का जो एक रीजन है उसमें कहीं ना कहीं आपके एक डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उसको और आप अच्छे से ब्रॉडली अगर आप हमें बता सकें। देखिए, ये जितने भी तरह के आप डिफरेंसेस बता रहे हैं, चाहे ओल्ड टेररिज्म हो गया, चाहे न्यू टेररिज्म हो गया, चाहे आपने बोला कि आपके ट्रेडिशनल हो गया, मॉडर्न हो गया, पोस्ट मॉडर्न हो गया, या 4 वेव्स ऑफ टेररिज्म हो गया, इन तीनों को एक ही कंसेप्ट से समझा जा सकता है और तीनों में एक ही बात आपके समझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो ओल्ड टेररिज्म है या आपके ट्रेडिशनल टेररिज्म है या फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव ऑफ टेररिज्म है, उसमें अगर आप देखिएगा तो जो ओल्ड टेररिज्म है उसमें जो टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाले लोग हैं वो टारगेट को चुनकर मारते हैं और बहुत कम हिंसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, चयन करके मारेंगे, इंगित उनका एक तरह से निशाना होगा, जिनको मारना है उन्हीं को मारेंगे, संदेश बहुत स्पष्ट होगा कि हम किस लिए मार रहे हैं, साथ ही साथ में हिंसा का बहुत कम उपयोग करते हैं। तो ये पिक्चर को देखते ही अगर आप हमें समझा सके तो। हाँ, तो इसमें अगर आप देखिएगा टारगेट्स जो आपके होंगे, जैसे इसमें आप फिगर ही देख रहे हैं, तो फिगर में आप देख रहे हैं कि एक आदमी को एक आदमी मार रहा है। टारगेट्स बहुत लिमिटेड होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं। जो न्यू टेररिज्म है उसमें टारगेट्स स्पेसिफाइड नहीं होते, इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग होती है, किसी को भी मारा जा सकता है। ठीक है। फिर नेचर ऑफ वायलेंस अगर आप देखिएगा तो ओल्ड टेररिज्म में हिंसा का जो उपयोग है वो बहुत कम है, सीमित है। हिंसा लक्ष्य आधारित होता है और हिंसा केवल उन्हीं के साथ किया जाता है जिनके खिलाफ कोई आपका ग्रीवियंस है, कोई शिकायत दर्ज करवानी है। यहाँ पे नेचर ऑफ वायलेंस इनडिस्क्रिमिनेट है, किसी के खिलाफ भी हिंसा किया जाएगा, जिनके खिलाफ हिंसा किया जाएगा वो संदेश वाहक का काम करेंगे, मैसेंजर का काम करेंगे। लक्ष्य यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ओल्ड टेररिज्म है वहाँ पे स्पेसिफाइड आपके गोल्स हैं, जनरली कुछ आइडियोलॉजी बेस्ड गोल्स हैं जो आपके आदर्शों पे निर्भर करते हैं। नए प्रकार का जो आतंकवाद है उसके लक्ष्य अगर आप देखिएगा तो लार्जली रिलीजियस हैं। जो आपके न्यू टेररिज्म और ओल्ड टेररिज्म में डिफरेंस किया जा रहा है उसका एक डेट भी स्पेसिफाई किया जाता है और वो 9/11 है। जो अमेरिका के ट्विन टावर पे अटैक हुआ था अल-कायदा ग्रुप के द्वारा, वो आपका आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये भी आप देख सकते हैं कि जो पुराना आतंकवाद है उस आतंकवाद में धर्म के आधार पे आतंकवादी संगठनों का प्रतिशत केवल 3% के आसपास था। जो नए प्रकार का आतंकवाद, आपके नए प्रकार का न्यू टेररिज्म आप देखिएगा उसमें जो आतंकवादी संगठन बन रहे हैं उनकी प्रतिशत, धर्म के आधार पे जो आतंकवादी संगठन बन रहे हैं उनकी प्रतिशत 43%, 43% के आसपास, और लार्जली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आपको देखने को रेडिकल ग्रुप्स आपके रहे हैं, मोस्ट डोमिनेटिंग ग्रुप्स हैं आपके। फिर इसमें आप देखिएगा कि जो ओल्ड टेररिज्म है उसकी जो आपके मेजर एम है प्रोपेगेंडा का,
करने का और रीच करने का, वो जो ट्रेडिशनल आपके मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर वगैरह, हाँ, मॉडर्न मीन्स ऑफ टेररिज्म है, ये सोशल मीडिया का लार्ज स्केल पे उपयोग कर रहा है अपनी बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो ये एक मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं। प्लस इसमें ये भी देखिएगा कि ओल्ड टेररिज्म इंडिस्क्रिमिनेट किलिंग नहीं करेगा। इसमें जैसे हम मॉडर्न, ट्रेडिशनल, पोस्ट मॉडर्न आप देखेंगे तो पोस्ट मॉडर्न में आपके जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो जो रियलिटी है उसी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, जो सत्य है, जो अस्तित्व में है उसी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, और वो मानता है कि जो आपके एक तरह से युद्ध है आपके हमारे के खिलाफ सारे लोगों से है। अच्छा। मतलब वन वर्सेस ऑल वाली, वन वर्सेस ऑल वाली है, या तो हम या तो आप। अच्छा। सिंपल सा आपका सिक्योरिटी की बात है। हाँ, मतलब दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द नेगोशिएशन टेबल ऑन विच दे आर सिटिंग। जिस नेगोशिएशन टेबल पे बैठने की बात कही जा रही है उसी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं। जो आपका पोस्ट मॉडर्न टेररिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इजराइल है या हमास है। इजराइल क्या चाहता है कि पूरे पैलेस्टीन की अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए, हमास क्या चाहता है कि पूरे इजराइल के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया जाए। तो एक्चुअली बोथ आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द रियलिटी इटसेल्फ। तो सत्य को ही समाप्त करने की बात, कोई निगोशिएशन की बात ही नहीं होगी, ये बात आपका है। और उस प्रोसेस में दे आर इवन ईगर टू एम्प्लॉय वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। अब देखिए सर, ये ऑपरेशंस की अगर बात करें, एक पॉइंट ये छूट गया था यहाँ पे। अब ये तो ओल्ड टेररिज्म है, इसमें जो ऑपरेशन आपका कहीं ना कहीं लिमिटेड है। हाँ। ये हो भी रहा है तो फिजिकल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे। हाँ। तो वो ऐसा वाला कनेक्शन है। बट ये जो मॉडर्न टेररिज्म है, न्यू टेररिज्म की हम बात करते हैं, यहाँ पे बिकॉज सोशल मीडिया है, ग्लोबलाइजेशन मास स्केल का है, तो आपका सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। हाँ। तो कहीं ना कहीं आपका वाइडर रीच है। ऑपरेशंस में इनकी रीच बहुत ज्यादा है। अभी इसमें आगे एक टॉपिक आएगा, लोन वोल्फ का कंसेप्ट है, उसमें कहीं पे भी वो असेंबल हो सकते हैं, कहीं पे भी अपने एक तरह से गलत मनसे को प्रकट कर सकते हैं। ओके सर। अब इसी में सर अब आगे हमारा नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका क्लासिक टेररिज्म, मॉडर्न टेररिज्म, पोस्ट मॉडर्न टेररिज्म। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप देखिए, पारंपरिक हो गया और आधुनिक हो गया और उत्तर आधुनिक हो गया। तो ये आपके ट्रेडिशनल हो गया पारंपरिक, और मॉडर्न आपका आधुनिक हो गया, और उत्तर आधुनिक अगर आप देखिएगा पोस्ट मॉडर्न आपका हो गया। तो जो आप पारंपरिक देखेगा वही, इसको आप उसी बात से समझ सकते हैं। ओल्ड टेररिज्म और न्यू टेररिज्म में ही इन बातों को समाहित किया गया है। जैसे इसमें देखिएगा टारगेट सेलेक्टिव होंगे, स्मॉल स्केल ऑपरेशंस होंगे, लोग कम होंगे, हिंसा कम करेंगे, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्लियर कट लक्ष्य होगा, क्या पाना चाहते हैं वो बताया जाएगा। इंस्टेबल करने के लिए गवर्नमेंट को जनरली जो ओल्ड टेररिज्म आप देखिएगा एनार्किस्ट होगा या आइडियोलॉजी बेस्ड मार्क्सिस्ट होगा। मतलब मार्क्स के आधार पे सत्ता पलट करने की बात, कम्युनिस्ट सोसाइटी आपके होगा, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आपके होंगे, संगठित समूह यहाँ पे होते हैं। जो आप देखिएगा कि पोस्ट मॉडर्न में है वो संगठित नहीं है, डिस्पर्स्ड है। लोन वोल्फ अटैक देखिएगा तो उसमें वो बहुत ज्यादा डिस्पर्स्ड हैं, कहीं से भी असेंबल हो सकते हैं, स्लीपर सेल्स हैं, सोए हुए हैं, पता ही नहीं चलेगा कि कब हमला करेंगे। सबसे बड़ी समस्या लोन वोल्फ अटैक में सिक्योरिटी फोर्सेस को है कि उनको पता ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आतंकी है, और अचानक ही वो हिंसा कर रहे हैं। कॉमन मैन की तरह ही सर आपके लाइफ आपके जो ही हथियार मिल रहा है उसी का उपयोग कर रहे हैं, नहीं भी हथियार है तो उसको हथियार बना दे रहे हैं। कार लेके भीड़ में चला दिया, ट्रक लेके भीड़ में चला दिया, नाइफ का यूज कर लिया। यूरोपियन कंट्री से बहुत सारे सर नाइफ में बड़े सारे अटैक आपके में। फिर लिमिटेड यूज ऑफ वायलेंस है ओल्ड टेररिज्म, आपके ये जो क्लासिकल टेररिज्म, शास्त्रीय जो आपका आतंकवाद है। लो मीडिया अटेंशन, मीडिया के अटेंशन में भी हाँ उस समय था भी नहीं और उतना अटेंशन भी सीख नहीं कर रहे थे। मॉडर्न देखिएगा तो इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग है, ये लक्षित आबादी को नहीं मार रहे हैं, जो मिल रहा है उसी को मार दे रहे हैं, कोई मैसेज सेंड करना है। लार्ज स्केल अटैक्स हैं, ये बड़े स्तर पे आपके हिंसा कर रहे हैं। आइडियोलॉजी रिलीजियसली आप देखिएगा कि आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, या फिर धार्मिक आधार पे आपको देखने को मिलेंगे। अब एक ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे भी फोकस करेंगे, ये केवल भारत में ही सीमित नहीं रहेंगे, किसी देश में ही सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आपके 90s के आसपास ऐसे बनने शुरू होंगे। तो ट्रांसनेशनल आपके ऑर्गेनाइजेशंस कई सारे देशों से बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। हाई यूज ऑफ वायलेंस, हिंसा सीमित नहीं होगी, बहुत ज्यादा होगी, और मीडिया कवरेज भी बहुत ज्यादा होगी।
अब जो मॉडर्न आपका है, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड डिफ्यूज्ड टारगेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई आपके डिफ्यूज टारगेट डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कहीं से भी कोई हमला हो जा रहा है। जैसे आपने देखा कि स्पेन में एक सेलिब्रेशन हो रहा था और उसमें एक ट्रक लेके घुस गया, 80 लोगों को ट्रक के नीचे दबा दिया। तो ऐसे आप देख रहे हैं। ये हमास वाला भी जो पहला अटैक था कहीं ना कहीं इजराइल पे, वो भी सर कहीं ना हाँ, ये भी आप देख सेलिब्रेशन सकते हैं। जी सेलिब्रेशन था, उसमें वो पैरासूट से आए और फिर 1100-1200 फिर स्मॉल सेल हैं, लोन एक्टर्स हैं, अकेले लोग काम कर दे रहे हैं। मल्टीपल फ्लूइड आइडियोलॉजीज हैं, बहुत तरह के आदर्श लेके चल रहे हैं। नेटवर्क डिस्पर्स्ड हैं, बहुत ज्यादा वितरित हैं, आपस में संगठित भी उतने ही हैं लेकिन वितरित भी उतने ही हैं। एसिमेट्री है, अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस, जैसे देखिएगा चाकू का उपयोग कर लिया, जैसे उसमें देखिए पैरासूट बना हुआ है, वो दिखा रहा है कि जो हमास ने हमला किया है। ठीक है, वायरल प्रोपोगेशन और ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है। आप अपने गोल्स को ऑनलाइन चूज कर लीजिए, मेंटर को ऑनलाइन चूज कर लीजिए, रिक्रूटमेंट बहुत आसान है, मैसेज सेंड करना बहुत आसान है, बड़े लार्ज स्केल पे आप लोगों को टैकल कर सकते हैं। तो ये आपका ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन पे काम कर रहा है। ठीक है, अब तो नेक्स्ट जो टॉपिक आपने हमें बता दिया, क्लासिकल मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न टेररिज्म में कहने के आपका डिफरेंस। एक ये आपकी जो डेफिनेशन आती है गैनोर्स आपकी, वो कंपैरिजन जो बताते हैं वो ओल्ड एंड न्यू टेररिज्म का, उसी को कहीं ना कहीं आर्टिकुलेट करके आप इसमें आपके स्ट्रक्चर्ड वे में डाल सकते हो, क्लासिकल मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न में। अब जो नेक्स्ट जो चीज मेरे को आपसे पूछनी थी सर यहाँ पे, तो ये जो पोस्ट मॉडर्न टेररिज्म की हम बात करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव आपने बताया कि कहीं ना कहीं दे वांट टू ऑल्टर द रियलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं आपका वो आपका करते हैं ये चीज। तो इससे गेन क्या होता है, ये कैसे कर पाते हैं, इसके बारे में देखिए। ये अगर आप बात करिएगा तो ये फिजिकली कहीं पॉसिबल तो हुआ नहीं। यस सर। आपने 60 से 70 हजार फिलिस्तीनियों को मार दिया इजराइल ने, क्या वहां के सत्य को बदल देंगे वो? नहीं सर। और हार्ड कोड आपके लोग उभर के सामने आएंगे जिनको किसी भी तरह के आपके हिंसा से भय नहीं लगेगा। यू कैनॉट विन पीपल विथ आर्म्स। आप दबा सकते हो लेकिन जीत नहीं सकते हो। ठीक है, आगे आने वाले समय में वहां पे ऐसे हार्ड कोड लोग आएंगे जिनको इन बम उम से डर लगने वाला नहीं होगा। जो बचपन से तालिबान में हमने देखा सर, तालिबान में जो बचपन से ही हिंसा देख रहे हैं, बचपन से ही अपने करीबी लोगों को मरा हुआ देख रहे हैं, उनको आप क्या डराओगे? सर अफेक्शन वगैरह कुछ रह नहीं जाता है, उनको डराने का कोई माध्यम रहेगा नहीं। तो आप अस्तित्व को ही बदलने का प्रयास कर रहे हो। क्या जर्मनी ने ज्यूज को मार के ज्यूज का अस्तित्व बदल दिया? नहीं सर भाई, 10 मिलियन लोगों को मारा उसने। एक दो लोगों को नहीं, 100 लाख लोग होते हैं। और क्या ज्यूज का अस्तित्व बदल गया? और शक्तिशाली बन के आए। तो जिनके साथ हिंसा होता है, जिनके साथ दुर्घटना होता है, वो कमजोर नहीं होते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। वो तो हमने देखा भी है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के, जब हम जैसे आपके टाइप्स देखते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे अच्छा टाइप है इंटीग्रेशन। ये डोमिनेशन का, ये कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता है। ये डोमिनेशन और कॉम्प्रोमाइज जो आप दिखा रहे हैं, ये ग्रीवियंस को समाप्त करेगा नहीं। और आने वाले में और समस्याएं बढ़ सकती हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा सर जो टॉपिक आता है वो है आपका 4 वेव्स ऑफ टेररिज्म की हम बात करते हैं। 4 वेव्स आपकी जो अलग अलग समय पर आई, जैसे अनार्किस्ट टेररिज्म की बात है, इसमें आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है, देन वी हैव रिलीजियस टेररिज्म एंड नाउ इट इज डिजिटल एरा ऑफ टेररिज्म। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बताइए क्या डिफरेंस है इसमें? बेसिकली एनार्किस्ट में अगर आप देखिएगा तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लार्जली आपका होता है, तख्ता पलट करने की बात आपके कहेगी। जैसे मार्क्स का अगर आप सुप्रीम स्टेट का कंसेप्ट देखिएगा तो स्टेटलेस बात करता है, वो क्लासलेस बात करता है, रिलीजनलेस बात करता है। तो इफ देयर इज स्टेटलेस सोसाइटी दैट इज एनार्किस्ट सोसाइटी। तो इसलिए ये आपके मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी पे आपका रहेगा लार्जली। ये इंडिविजुअल पे फोकस करेगा, एसेसिनेशंस और बॉम्बिंग्स पे फोकस करेगा। सो छोटा इसका एक तरह से लक्ष्य रहेगा, लेकिन बेसिकली पॉलिटिकली मोटिवेटेड रहेगा, सेकुलर आइडियोलॉजी पे काम करेगा। धर्म का इसमें कंसेप्ट नहीं होगा। फिर आप देखिएगा आइडियोलॉजिकली टेररिज्म, तो ये बेसिकली आपके जो आपके राइट विंग टेररिस्ट हैं, लेफ्ट विंग टेररिस्ट हैं, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं, उस तरह के आपके होंगे। ये भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे ही फोकस करेंगे। और फिर इसके बाद जो सबसे प्राथमिक आपका आएगा धार्मिक आतंकवाद। इसमें आप देखिएगा कि धार्मिक आतंकवाद ये मास कैजुअलिटीज पे फोकस करेगा। जो थर्ड आप उसमें देखिएगा जो आपके पोस्ट मॉडर्न टेररिज्म है या न्यू टेररिज्म है, उसी में धार्मिक आतंकवाद सबसे चरम सीमा पे आपको देखने को मिलेगा। डिजिटल एज ऑफ टेररिज्म तो जनरली आपका जो बोला जा रहा है कि ये तो आपके डिजिटल एज का प्रभाव है,
मतलब ये तो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू टेररिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। बट ये एज अ वेव नहीं कंसिडर किया जाए, इसको वेव का नहीं कहा जा सकता वेव, क्योंकि हम क्या देखते हैं साइबर टेररिज्म जो आपका कंसेप्ट है वो यही वो हाँ मीन्स ऑफ टेररिज्म है, माध्यम की तरह यूज हो सकता है। डिजिटल एज ने टेररिज्म के कंसेप्ट को मॉडिफाई किया है, लेकिन एक्चुअली में वो एक टूल की तरह काम कर रहा है जिसके थ्रू आप रिक्रूटमेंट आसानी से कर लो, मैसेज को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दो, प्रोपोगेंडा क्रिएट कर दो, मास किलिंग्स दिखा दो। जैसे आप देखिएगा ISIS जब हिंसा करता था तो सारे वीडियोस को यूट्यूब पे आपके अपलोड कर देता था। यूट्यूब की पॉलिसीज में फिर चेंज आया और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, नहीं तो उन्होंने कई सारे ऐसे वीडियोज आपके डाले हैं जो कि दिखाने लायक नहीं है। ठीक है सर, तो ये हमारे समझ में आ गया कि डिजिटल एरा जो टेररिज्म का कहीं ना कहीं भले ही वो चाहे लीडरलेस हो, डिसेंट्रलाइज हो, बट इट इज यूज्ड एज अ टूल। वेव का नहीं, उसको टूल की तरह आप कह। अब जो ये हमारे 4 वेव्स हमने यहाँ पे देख लिए सर, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, तो इनमें कुछ टाइम पीरियड में जैसे आपने बताया कि जो आपका जो न्यू टेररिज्म है या जो 4th वेव ऑफ टेररिज्म वो कहीं ना कहीं आपके 2001 का जो अटैक है उसको माना जाता है, उसको माना। तो ऐसे कोई ऐसे क्लियर कट गाइडलाइंस है या फिर ये सिर्फ इसी जो न्यू टेररिज्म है या फोर्थ टेररिज्म है? देखिए जो आपका बात करिएगा कि जो फर्स्ट वेव ऑफ टेररिज्म है उसको लगभग 18 to 19वीं सेंचुरी तक माना जाता है। ओके। जो सेकेंड वेव ऑफ टेररिज्म है वो आप देखिएगा 1920s के आसपास स्टार्ट होगा। जो थर्ड वेव ऑफ टेररिज्म है जिसमें ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनने शुरू हो जाएंगे 1960s के आसपास स्टार्ट होगा। फोर्थ वेव आपका है वो आपके जो अमेरिका पे अटैक हुआ है उसके बारे में आपका है, लेकिन लार्जली ये हमारे हिसाब से यूपीएससी में क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रखती। लेकिन हाँ, तो मेन क्वेश्चन यही बनेगा ना सर कि डिफरेंस क्या है आपका क्लासिकल। हाँ, इसमें जो यूपीएससी में पॉसिबिलिटी आपकी बनती है वो ओल्ड टेररिज्म न्यू टेररिज्म में बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। आपको आपके क्लासिकल और मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न भी एक बार पूछा जा सकता है। तो ये नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सर वो आपका एक मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक बन जाता है आपका यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जी, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं आपका देखिए अब ये इससे पहले एक थोड़ा सा एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का भी एक टॉपिक है। हाँ। उसमें वो भी कहीं ना कहीं आपका टेररिज्म से रिलेटेड है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल हंटिंगटन जो आपके साहब हैं इन्होंने दिया है कि जो सभ्यताओं के बीच में टकराव है और खासकर जो इस्लामिक धर्म और क्रिश्चियन रिलीजन के बीच में, क्रिश्चियन धर्म के बीच में जो आपके टकराव है उसी के वजह से ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। तो यही आपका कंसेप्ट है जिसमें आप बात मतलब कहीं ना कहीं आपके ये जो रीजनली एथनिक ग्रुप्स में बोलूँ क्या ये रिलीजन ही आपका माना जाएगा बेसिकली, क्रिश्चियनिटी और जो मुस्लिम इस्लामिक जो आपके धर्म है इनके बीच में जो क्लैशेस है आपके वो कहीं ना कहीं आपका एक ओरिजिन माना जाएगी टेररिज्म का उन्हीं के। देखिए ये कोई पहला तो है नहीं, दिस इज नॉट द फर्स्ट जो ये आपके कंसेप्ट दे रहे हैं। आप एंशिएंट इंडिया मतलब मिडाइवल हिस्ट्री उठा के देखिए तो मिडाइवल हिस्ट्री में बहुत ऐसे आपके लड़ाइयाँ हुई हैं। मुझे इन्वेडर्स मोस्टली आपके इस्लामिस्ट ही थे आपके कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि नया रिलीजन का फाउंडेशन आपके बाद में हुआ है, जो इस्लाम धर्म का फाउंडेशन बाद में हुआ है, तो वहाँ से आप देखिएगा कि अब वो उसके बाद लार्ज स्केल अरब वर्ल्ड्स में कन्वर्जन शुरू हुए हैं। फिर जो मेडिटेरियन सीज के आसपास जो आपके क्रिश्चियन कंट्रीज थे उसमें कन्वर्जन शुरू हुए हैं, तो फिर ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली सर अगर इंडिया से बाहर की अगर वो टेररिज्म की बात करें तो वहाँ पर तो सर ये क्लैशेस हैं ही सर अभी भी। मतलब बेसिकली आपके जो मुस्लिम्स हैं आपके वो कहीं ना कहीं आपके चर्चेस पे आपके अटैक करते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ईस्टर बॉम्बिंग जो आपकी श्रीलंका में हुई वो कहीं ना कहीं चर्च पे हुई आपका। और ऐसी जो आपके क्रिश्चियन मूल मतलब क्रिश्चियन जो लोग हैं आपके वो कहीं ना कहीं से न्यूजीलैंड में आपके जो मॉस्क पे अटैक हुआ तो वो उस पे क्राइस्ट चर्च वाला जो मॉस्क है वो उस पे अटैक किया। तो इनका आपस की लड़ाई है, वो तो हिंदुइज्म तो ऐसा कहीं कुछ ऐसा दिखता नहीं है। देखिए लार्ज स्केल पे अगर आप बात करिएगा तो विश्व के जो सबसे बड़े जो आपके धर्म हैं वन इज क्रिश्चियनिटी एंड देन इस्लाम, और ये बहुत देशों से कंटिन्यूअस बाउंड्री बना के चल रहे हैं। जैसे आप मेडिटेरियन सी के नॉर्थ जाइए तो आपको क्रिश्चियनिटी मिलेगा, मेडिटेरियन सी के साउथ जाइए तो आपको इस्लाम मिलेगा। फिर कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो बफर कंट्रीज हैं जिसमें आपको तुर्की हो गया, ठीक है, इजराइल हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया। तो ये जो और फिर इधर आपके मगरेब कंट्रीज हैं, मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, में भी यही सब लीबिया हो गया। तो ये रिलीजन और एरिया कंटिग्यूअस आपको देखने को मिलेगा, बाउंड्रीज पे आपके सटे हुए हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट वहां पे ज्यादा है और होने की पॉसिबिलिटी आपकी ज्योग्राफिकल आपके कंपल्सन भी आपको देखने को
मिल रहा है। अब सर जो हमारा जो मेन जो इस पे क्वेश्चन था आपका, वो आपका जो यूपीएससी के लिए मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन यही है कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दिस टेररिज्म। अभी भी अगर टेररिज्म एग्जिस्ट करता है तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो ये कुछ 15 रीजंस हमने आपके सेलेक्ट करे हैं, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म, रिलीजन से लेके आपके डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन है, आर्म्स प्रोलिफरेशन है, मीडिया का मिसयूज है, ग्लोबलाइजेशन, फॉरेन इंटरवेंशन, तो ये सारे रीजंस हैं आपके। अब इसमें जो मेजर, तो सर देखिए सारे तो हम कोट कर नहीं सकते, तो जो मेजर रीजंस हैं वो आप हमें थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका जो रिलीजन है आपका, उससे स्टार्ट करेंगे सर। देखिए बेसिकली जो आपने टाइप्स ऑफ टेररिज्म देखा है, आतंकवाद के प्रकार देखे हैं फर्स्ट क्लास में, जब फर्स्ट क्लास में, उसी को बेस बना के 4 पॉइंट तो आपको वहीं पे मिल जाएगा। वन इज, अगर आप बात करेगा तो इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म, तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। इथनिसिटी के वजह से, रेशियल आपके डिफरेंसेज होने के वजह से आपके क्या होता है कि एक रेस दूसरे रेस को दबाने का प्रयास करती है, तो वहां पे नए राष्ट्रवाद की भावना जन्म लेती है। जिनका शोषण होता है या जिनका अपमान होता है या जिनको आप कह सकते हैं कि दबाया जाता है, तो वो एक नए राष्ट्र के निर्माण की बात आपके करते हैं। या जो भी उनकी इथनिसिटी है, कल्चर डिफरेंस है, सिविलाइजेशनल डिफरेंसेज हैं, जो भी आपके डिफरेंसेज है, उन डिफरेंसेज को बनाए रखने के लिए बाहर का कोई इंटरफेरेंस ना हो, दे वांट अ सेपरेट स्टेट, तो वो एक रीजन आपका है। दूसरा रीजन हम देख ही रहे हैं, रिलीजियस टेररिज्म। तो धर्म एक बहुत बड़ा आपका कारक है आतंकवाद का, क्योंकि उसमें माना जाता है कि रिलीजन इज मतलब टेररिज्म इज, जो भी आपका हिंसा दूसरे धर्म के खिलाफ करना हमारा दैविक कर्तव्य है, इट्स अ डिवाइन ड्यूटी। तो द अदर इज हेल टू मी, दूसरा वाला हमारे लिए नरक के बराबर है, हम क्यों उसको बर्दाश्त करें। तो नॉर्मल प्रोसेस में वो इसको मानते हैं कि दैविक कर्तव्य आपका है, इस वजह से वो हिंसा करते हैं। वो जो जिहादी वाली जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं वो रिलीजन बेस्ड, वो इसी को दर्शाता है। वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन आपका है, और उसी की वजह से आप देख सकते हैं। फिर तीसरा आप जो देख रहे हैं वहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। तो एज अ फॉरेन पॉलिसी स्टेट आर यूजिंग, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ इनपुट आउटपुट। अगर आप कैलकुलेशन करिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करिए, तो फिर मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ टेररिज्म, मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ टेररिज्म। फिर नार्को टेररिज्म, इसमें मनी मोटिव बहुत ज्यादा, मनी मैटर्स आपके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, जैसे आप रिलीजन हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है इसमें वो आपका आ जाता है ऑपरेशन दमन। जैसे आप देखिएगा कि दमन एक बड़ा कारण है, और दमन से ही आपका इथनो नेशनलिस्ट टेररिज्म भी जुड़ा हुआ है। जैसे किसी क्षेत्र में सरकार किसी लोगों का अनदेखी कर रही है, उनके मांगों को अनदेखी कर रही है, उनके सभ्यताओं का, उनके संस्कृति का अनदेखी कर रही है, पॉलिटिकल या बाहर का इंटरफेरेंस हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो फिर विरोध करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए हिंसा का उपयोग करते हैं। नक्सलिज्म कहना कि इसी का ही पार्ट, नक्सलिज्म तो नहीं कह सकते, ऑपरेशन ऑपरेस्ड लोग हैं जरूर, एकदम आप कहेंगे ऑपरेस्ड हैं, लेकिन जनरली वो आइडियोलॉजी पे ज्यादा आपके आइडियोलॉजी ओरिएंटेड ज्यादा है। हाँ, वो पूरे सिस्टम को ही उखाड़ के फेंक के बदलने का प्रयास कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी आप इसको कह सकते हैं जी, और सिखिज्म में जो आपके खालिस्तान का मांग है, वो इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट सर, हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, हाँ, हिस्टोरिकल ग्रीवियंस और वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये दो आपके पॉइंट्स हैं जो आपस में जुड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उनका उल्लंघन होता है कई बार, और ये जानबूझकर उल्लंघन किया जाता है। जैसे अगर आप देखिएगा तो जब आपके इंटरनेशनल ट्रीटी साइन हुई, जब आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तुर्की को हराया एलाइड फोर्सेस ने, फ्रांस और यूके मिलके, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज की बात करना चाहता हूं, और ट्रीटी ऑफ वर्सलीज हुआ, उसमें आपके कुछ ऐसे साइको स्पीक्स एग्रीमेंट आपके हुए जो कि किसके किसके बीच में, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुए, जिसमें उन्होंने इस बात को छुपाया कि हम यहाँ पे एक नया देश बनाने का प्रयास करेंगे, ज्यूज स्टेट का बनाने का प्रयास करेंगे। बाल्फोर डिक्लेरेशन भी यही कह रहा है कि यूके आपका छुपे हुए से किसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम आपके इस एरिया में ज्यूज स्टेट क्रिएट करने का प्रयास कर रहा था। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं जिसमें कहीं ये बातें हैं नहीं, लेकिन आप उसको जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का सबसे बड़ा कारण था
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी के ऊपर गलत ट्रीटी थोपी गई, उसके वजह से आपके नाजीवाद जन्म लिया, जो जर्मन नेशनलिज्म आप देख रहे हैं, हिस्टोरिकल ग्रीवियंस आपके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल ग्रीवियंस और वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये आपके रीजन्स कई बार होते हैं आपके आतंकवाद के लिए। अब नेक्स्ट इसमें आता है सर रिलेटिव डेप्रिवेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये देखा जाता है कि अगर हमारे देश के अंदर जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें अगर कुछ लोग आइसोलेटेड रह जाते हैं, वो उससे वंचित रह जाते हैं, तो उनके अंदर एक भावना आती है कि यार वी आर रिलेटिवली डिप्राइव्ड आपके। तो वो जो डेप्रिवेशन है वो कहीं ना कहीं आपका फिर से वही वाली चीज है कि मांग उठाने के लिए यू हैव टू टेक आर्म्स, तो वो फिर कहीं ना कहीं ये जैसे नक्सलिज्म, तो इसमें जनरली आप देखिएगा कि रिलेटिव डेप्रिवेशन में बड़े सारे आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जैसे अरब वर्ल्ड से बड़े सारे लोग आपके गए अमेरिका में पढ़ने, और ये रिच अरब्स थे, अच्छे अमीर घर के अरब्स थे, लेकिन सारे टेक्निकल नॉलेज होने के बावजूद, सारे जानकारी होने के बावजूद उनको वहां पे गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला, और मिला भी तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को मिला। वहीं से कहीं ना कहीं अपनी ग्रीवेंस बढ़ता चला इन्हीं से ग्रीवेंस बनता है। फिर जब अपने घर आएंगे तो कुछ ऐसे आइडियोलॉजीज आपको देखेंगे जो जिहादी टाइप हैं, उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो रिलेटिव डेप्रिवेशन में ये भी आप देख सकते हैं कि जो आपके पैलेस्टीन के लोग हैं वो बड़े लार्ज स्केल पे बेरोजगार रहे हैं, कोई काम ही नहीं है वहां पे। तो ये जो सापेक्षिक अभाव है ये भी कई बार कारण बनता है आतंकवाद के लिए। अब इसमें नेक्स्ट सर ऐसे ही एक और टॉपिक आता है आपका, हेट्रेड टुवर्ड्स द ग्लोबल इकोनॉमिक, आपका कहीं ना कहीं जो ये बेसिकली जो आपके WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये प्रो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनकी हेजीमनी भी है, और प्लस अमेरिका का जो आपका ट्विन टावर पे अटैक था अल कायदा के द्वारा, ये इसी का परिणाम आपका रहा कि उनकी जो ग्लोबल हेजीमनी थी, वर्ल्ड ऑर्डर था, उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास आपका किया गया था। तो ये जो आपके रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं ये लार्जली आपके जो गरीब देश है उनको और गरीब बनाने के लिए, उनके रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बनाया जाता है। आप खुद सोचिए कि अफ्रीका इज द रिचेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द होल वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स, एंड इट इज द पूरेस्ट आपकी कॉन्टिनेंट इन द होल वर्ल्ड, रिचेस्ट इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड पूरेस्ट इन टर्म्स ऑफ आपके इकोनॉमी इनकम। द सेम हैपेंस इन इंडिया। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ आर द रिचेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया एंड द पूरेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। मिनरल्स में सबसे अमीर है, और जनजातियों को देख लीजिए, वहां के लोगों को देख लीजिए, तो सुविधाओं में सबसे कम आपका सुविधा दी गई है। तो क्या होगा, वहां पे विरोध नहीं होगा, ग्रीवियंस रहेंगे। तो ये बातें आप देखिएगा कि जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, हेजीमनी है, इकोनॉमिक हेजीमनी, उसके अगेंस्ट भी कई बार आतंकवादी गतिविधि होती है। नेक्स्ट जो उसमें फाइनेंशियल गेन कहीं ना कहीं आपका देखिए, फाइनेंशियल गेन तो है, जैसे नार्को टेररिज्म आप देख लीजिए, टोटल फाइनेंशियल गेन के लिए, प्रॉफिट मेकिंग के लिए अबू सयाफ समूह रहा है फिलीपींस में, या बहुत सारे ऐसे समूह रहे हैं जो कि अब सोमालिया पायरेसी करता है। सोमालिया के पायरेट्स क्यों करते हैं? फाइनेंशियल गेन इज द मेजर मोटिव। जैसे मैक्सिको की जो कार्टल्स है, आपके ड्रग कार्टल्स है, कहीं ना कहीं वो भी, वो सारे के सारे तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पार्ट है और टेररिज्म को भी सहारा देते हैं। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जानबूझ के आतंकवादी गतिविधि करते हैं, लोगों को अगवा कर लेंगे, किडनैप कर लेंगे ताकि रैंसम ले पाएं अच्छा खासा। और प्लस ये भी आप देखिए कि जो हमारे विश्व में आतंकवादी संगठन हैं, वो जब भी किसी बच्चे को रिक्रूट करते हैं, किसी एडल्ट को रिक्रूट कर रहे हैं, उसको प्रॉपर कंपनसेशन देते हैं, और जब वो मर जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसके घर को और ज्यादा कंपनसेशन देते हैं ताकि वो पूरे गांव के लिए, पूरे उस शहर के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में स्थापित हो जाए। वीरप्पन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सर। वीरप्पन आपके मोस्टली जो पॉलिटिकल किडनैपिंग्स या और भी जो बड़े बड़े ठेकेदारों को आप किडनैप करता था फॉर फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन्स आप देख सकते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी पार्ट है और टेररिज्म का भी पार्ट है। तो ये आप देखिएगा कि लार्ज स्केल इकोनॉमिक मोटिव आपका है इनके पीछे। नेक्स्ट जो है इसमें सर रेसिज्म, खैर हमने डिस्कस कर ही लिया, आपका एथनिसिटी का ही पार्ट आपका हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें गिल्ट बाय एसोसिएशन, ये क्या चीज है? देखिए, गिल्ट बाय एसोसिएशंस में जनरली देखिएगा कि जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज रहे हैं, जैसे अफ्रीका को आप देखिए, तो अफ्रीका पे आपके रूल किसने किया बड़े लंबे समय तक? स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। जब ये यहां से वापस गए तब भी इन्होंने, अब ये इनकी रिजीम तो चली गई, इनकी आर्मी चली गई, इनके सारे जो सिंबल्स थे वो चले गए,
लेकिन इनके लोग अभी भी यहाँ पे रहते हैं एंड दे आर सुपर रिच, सो दे ब्राइब द होल गवर्नमेंट एंड वहां पे मिनरल एक्सप्लॉटेशन अभी भी ये लोग कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ हिंसा कई बार आपके लोग करते हैं। गिल्ट बाय एसोसिएशन, आप किससे जुड़े हुए थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रतिनिधि करता है आप, यूके के रिलेटिव, यूके के गवर्नमेंट से संबंध इन लोगों का है, तो उनके खिलाफ भी हिंसा की जाती है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर सपोर्टिंग सिंपैथाइजर्स, कहीं ना कहीं आपका है। ये बेसिकली एक कंसेप्ट आपका है कि कई बार आप देखिएगा आतंकवादी संगठन ऐसे होते हैं कि वो बड़े ताकतवर समूहों पे हमला कर देते हैं या बहुत ताकतवर देश पे हमला कर देते हैं। अब जैसे कोई आतंकवादी संगठन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे हमला कर दे, अब वो क्या करेगा? B2 बॉम्बर ले आएगा, 2-4 गिराएगा। अब गिराने के बाद जिस देश पे गिराएगा उसकी हालत खराब। अब पूरे एरिया में अन्य देशों में सिंपैथाइजर्स जनरेट हो जाएंगे कि भाई इसने तुम्हारा बुरा करा, इसने बुरा किया इसके साथ। नाउ अब सपोर्ट आना शुरू होगा, एड आना शुरू होगा कि अब आपके साथ बहुत खराब हो गया है, बहुत बुरा हो गया है, तो एड अब जनरेट, वो जो विक्टिम है वही आपके विक्टिम कार्ड प्ले करके आपके सिंपैथाइजर्स को जनरेट करने का प्रयास किया जाता है। जैसे आप देखिए, अब अमेरिका को मारने का क्या मतलब है? लेकिन अमेरिका को मारिएगा तो आप उसके एक सैनिक मारेगा तो आपके वो 50 सैनिक मारेगा। यही हाल इजराइल का है, आपने 1200 लोग मारे, उसने 70,000 लोगों को मार दिया। तो लेकिन यहाँ पे अब सिंपैथाइजर किधर है? पैलेस्टीन की तरफ, हमास की तरफ। मोस्टली जो इस्लामिक कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज और ह्यूमन ग्राउंड पे भी आप देखिएगा पैलेस्टीन का सपोर्ट, तो पैलेस्टीन का ही सपोर्ट आपका होगा, क्योंकि जिस प्रकार का हिंसा हो रहा है वहां पे वो ह्यूमन वायलेशन, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ही आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें सर मोर्टेलिटी सैलियंस की हम बात करें। मोर्टेलिटी सैलियंस एक कंसेप्ट है कि जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि आपकी मृत्यु होने वाली है, मृत्यु का बोध, हाँ मृत्यु का बोध अगर हो तो जब इसमें कुछ क्वेश्चनेयर आपके डेवलप किया जाता है, तो इसमें जब ईरानियन बच्चों से पूछा गया कि अगर मृत्यु आपको देश के लिए देना पड़े तो क्या करिएगा, तो इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है और हम इसके लिए तैयार हैं, और दीन के लिए मरे तो वाली, हाँ ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। जब यही बात अमेरिका के बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम क्यों लड़ेंगे, हमारी सेना है ना लड़ने के लिए, तो वी विल सेंड आवर आर्मी। और एक बड़ा नेचुरल रिस्पॉन्स है, जिसके पास जो होता है वही देता है, इंडिविजुअलिज्म पे ज्यादा। अब यहाँ पे यही है कि हम मर सकते हैं, और यहाँ पे यह है कि हमारी सेना इतनी सक्षम है कि मार देगी तो हम मरेंगे क्यों? तो जो आपके पास होगा वही तो देंगे। अब गांधी जी ने सारे लोगों क्यों कहा भूख हड़ताल लड़ो? कारण था कि हम भूख हड़ताल ही कर सकते थे। फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं थे, फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं, हम अंग्रेजों से लड़ ही नहीं सकते थे आर्म्स एमुनिशंस में। भाई वैसे ही हम भूखे रह रहे थे बिना खाए, थोड़ा और नहीं खाएंगे एक दिन क्या दिक्कत हो जाएगी, कपड़ा तन पे था ही नहीं वैसे ही नहीं रहेगा। तो जो आपके पास होगा वही दीजिएगा। अब ईरान के लोगों के पास या इराक के लोगों के पास क्या है, या भारत के ही लोगों के पास क्या है? अपने को शहीद करने का। और अमेरिका के पास क्या है? हम क्यों शहीद होंगे, हमारी सेना है, शहीद करके आएगी जिसको शहीद होना है। अच्छा, तो सर ये जो ईरान वाली जो आइडियोलॉजी है, हाँ, वो कहने के फिर टेररिज्म को सपोर्ट करती है। ईरान वाली आइडियोलॉजी या ऐसी आइडियोलॉजी में मरने का डर नहीं है, तो और जब मरने का डर नहीं है तो फिर आप किसी भी तरह के हिंसा को बर्दाश्त कर सकते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स वगैरह जो होते हैं वो फिर कहीं ना कहीं बर्दाश्त भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सर नार्सिसिज्म की बात आती है, कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक फीलिंग्स जो है आपके, कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती हैं आपका टेररिज्म को बढ़ावा देने, उसको प्रमोट करने में। जैसे आत्ममुग्धता या आत्ममोह इसको कहा जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा आत्ममोही होते हैं या अपने प्रति ही बहुत ज्यादा उनको प्यार आता रहता है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब आप कह सकते हैं, तो लार्जली ऐसे जो लोग होते हैं वो दूसरे को कुछ समझते नहीं है, अपनी गलतियों को बहुत आसानी से छुपा लेते हैं और अपनी हर कमी के लिए बाहर दुनिया को खोजते हैं। yes, तो आत्ममुग्धता बहुत ज्यादा जरूरी है आपके आत्मसम्मान के लिए। अगर आपके अंदर आत्ममोह नहीं रहेगा तो आप अपना आत्मसम्मान भी नहीं करिएगा, बट टू अ सर्टेन लिमिट। इफ इट एक्सीड्स इट विल क्रिएट सर्टेन पैरानॉइड सर्कमस्टेंसेज। आपका दिमाग जो होगा वो पूर्ण रूप से ठीक काम नहीं करेगा, आप अपनी सारी कमियों के लिए बाहर के लोगों को दोषी ठहराइएगा। तो इसमें बड़े सारे आपके ग्रुप्स, जैसे व्हाइट सुपरमिस्ट ग्रुप जो आपके बनते हैं, कू क्लैक्स क्लैन बनते हैं,
बाइकर्स के जो समूह बने अमेरिका में, ये सब ऐसे ही जो थे जो ब्लैक्स को मारने के लिए या बाहर के जो लोग आ गए उनको मारने के लिए। तो ये आत्ममोही लोग आपके हैं जो इस तरह के काम करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें सर सेंसेशन सीकिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है आपका, इसके लिए टेररिज्म काम करता है आपका। इसको ब्रीफली बताइए क्योंकि ये आज से जितना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए सेंसेशन सीकिंग तो जीवन में सबके है, और किक वाली जो बात है, जो किक वाली बात है, बिना आपके किक के कोई आपके मतलब आतंकवाद गतिविधि ही आपके एक तरह से देखेगा कि उसमें क्यों किया जाता है, क्योंकि ऐसे लोग इसमें जाते हैं जिनको आपके पूरे जीवन कोई सनसनीखेज कार्य करना है। अब जैसे आप आतंकवाद में शामिल हो गए तो जीवन ही सनसनीखेज हो गया। अब आपको पूरे जीवन भागना है, आपके पीछे सेना ही लगी हुई है। मतलब जैसे JNK में जो आपके यंगस्टर्स हैं, बेसिकली दे टुक अप आर्म बिकॉज आपका सोशल मीडिया में एक फेम बनता है, ठीक है, उनको अच्छा लगता है सर दिखाने के हमारे पास गन है, आप फेसबुक पे अपलोड करते हैं, तो वो मिलिटेंसी को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। ISIS में पूरे विश्व से भर्ती आई है। yes, sir. और इसमें यूरोप से बहुत ज़्यादा भर्ती, यूरोप और अमेरिका से भर्ती आई, और उसमें यूरोप की महिलाएं और अमेरिका की महिलाएं केवल ये देखने गई कि क्या होता है यहाँ पे, सनसनीखेज देखने गई। yes, और जीवन ही पूरा सनसनीखेज हो गया। yes, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि शादियां ही 4-5 बार हो गई, yes, जो पति था वो आज है कल नहीं है, तो गायब है सर। हाँ, तो गायब क्या, मार दिया गया। तो जीवन ही पूरी तरह से सनसनीखेज हो गया। अब नाउ दे आर रिक्वेस्टिंग एंड क्राइंग कि हमें वापस ले लीजिए, सरकार से रिक्वेस्ट करें, सरकार कहें अब हम आपको जानते नहीं हैं, यू आर नॉट आवर सिटीजन्स, और हम आपको वापस लेने वाले नहीं हैं। क्या गारंटी है कि आप यहाँ पे आके अपनी आइडियोलॉजी को वापस नहीं फैलाइए। सुसाइड बॉम्बर से काम कर सकते हैं, हो सकते हैं आप अपनी आइडियोलॉजी से इतने बधे हो कि आप वहाँ पे जाके फिर वही बातें कर जाएं। तो इस वजह से आप देखें कि सनसनीखेज एक आपका लोगों के अंदर सेंसेशन सीकिंग की एक आदत होती है, साइकोलॉजी। हाँ, साइकोलॉजी, जैसे कोई कंप्यूटर गेम्स खेल रहा है वायलेंस वाला, उसको बहुत बड़ा एग्जांपल, थोड़े वायलेंस में फिर मजा नहीं आता, और हिंसा चाहिए, रियल में करने लगता है, और ज्यादा हिंसा चाहिए। तो ये लोन वोल्फ अटैकर्स भी सर कहीं ना कहीं इसी मानसिकता के साथ आपके काम करते हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें सर फेलियर ऑफ कन्वेंशनल चैनल्स ऑफ एक्सप्रेशन। जी, पारंपरिक जो स्रोत हैं अपने बातों को अभिव्यक्त करने का, यही आप देखिएगा भगत सिंह ने किया जब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ा। उनका बड़ा शालीन तरीका था, बम में कुछ था नहीं, केवल आवाज वाला बम, अटेंशन सीकिंग वाला। तो लार्जली आपके क्यों आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जब पारंपरिक जो स्रोत होते हैं अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का, वो सब समाप्त हो जाता है और कोई सुनने को तैयार नहीं होता, सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रेंगता। तब फिर आपके लोग मजबूर होके हिंसा करते हैं ताकि जो बहरे हैं उनको सुनाया जा सके। लास्ट इसमें जो आपका रीजन बचता है सर, वो है आपका कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी। वो कहीं ना कहीं सेंसेशन जैसा ही चीज है, इसी से आपका है कम्युनिकेशन एंड सेंस। आपके देखिएगा कि पब्लिसिटी, तो कई बार आपके आतंकवादी संगठन अपनी बातों का संचार करने के लिए, अपने को और लोगों के अंदर लोकप्रिय बनाने के लिए काम करते हैं, ताकि जब तक ये हिंसा नहीं करेंगे लोग इनके बारे में जानेंगे नहीं, इनकी शक्ति को मानेंगे नहीं, और भर्तियां भी नहीं आएंगी। तो इसलिए कई बार अपनी बातों का प्रचार करने के लिए, पब्लिसिटी को गेन करने के लिए सारा काम करते हैं। तो सर आज के लिए फिर इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हमारा जो फिर टॉपिक बचेगा आपका, वो है आपका जो सेल्फ, आपका जो लोन वोल्फ अटैक है आपका, कहने के जो आइसोलेटेड मैनर में आप काम करते हैं, उस पर फिर बात करेंगे जी। सो आज के लेक्चर में आपने देखा हमारा कैसे आपका ओल्ड टेररिज्म और न्यू टेररिज्म के उसमें डिफरेंस है आपके। फिर हमने कुछ और डिफरेंसेस देखे आपके, मॉडर्न जो टेररिज्म है, पोस्ट मॉडर्न टेररिज्म है, फिर फैक्टर्स भी हमने देखे आपके जो आपके रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं आपके टेररिज्म के लिए। सो नफरत की आंधी लाख चले, हिम्मत के दीप ना बुझ पाए, आतंक के काले बादल चढ़ेंगे जब हम सब एक हो जाए। सो आज के लिए फिर इतना ही। कल ऐसे ही दोबारा आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए बने रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।